अभी सब कोई सुन पा रहा है ना सही से? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड वाज द लास्ट टॉपिक विच वी हैव लेफ्ट, है ना, जहां तक मुझे ध्यान है। यस। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात दिखाना चाहूंगा, तो लेट्स टेक इट एज अ नोट। दो सिचुएशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये मासलेस है, इस पे एक एम मास की बॉडी रखी हुई है आर दूरी पे। It is rotated with constant omega. Find the value of mu so that no slipping occur. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, इनिशियली ओमेगा 0 है। Find the time when slipping begins. चलिए, दीज आर दी टू क्वेश्चंस। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए ना इनके, सभी लोग। थोड़ा सोचो ना यार, अल्फा कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट। देखो मेरा ना यहाँ पे कल भी जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए तो एक ही स्टूडेंट ने पूछा कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ। थोड़ा सा अब अपन यहाँ पर सीखेंगे। अपन बहुत कुछ समझ चुके हैं चैप्टर, वो अपन सीखेंगे और लॉजिकली। इधर देखो, सभी लोग ध्यान देना है ना, यहाँ पे ये नया है आपके लिए, सीखने लायक है। हो सकता है इक्वेशन से कोई जानकारी ना मिले, इक्वेशन आप सबने कॉपी में बना ली होगी, लेकिन मैं जो बोलूंगा उससे आपको कुछ तो जानकारी मिलेगी। ये डब्बा है ना, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा सर? एक गोला। तुम लोगों को बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या? हाँ, चलो देखो इधर देखो। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो ये डब्बे के नीचे ना, तुम्हें अब डब्बे के नीचे बैठ जाना है, बिल्कुल डब्बे और इस टेबल के नीचे। अब अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं हम। कैसे घूम रहे हैं बेटा? कांस्टेंट ओमेगा से। तो अगर एक जनरल देखा जाए सर, तो फ्रिक्शन इधर भी हो सकता है। सॉरी, फ्रिक्शन क्या है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होता है और सेंट्रीपिटल इधर होता है। बोलो, क्योंकि हम कांस्टेंट अल्फा से घूम रहे हैं तो ये जीरो हो गया, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल लग रहा है ना। अगर सेंट्रीपिटल लग रहा है तो इस डब्बे पे मैं फोर्स लिखना चाहूंगा तो सर सेंट्रीफ्यूगल बाहर m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर की तरफ लग रहा होगा इसे जो कुछ भी यहां पर। अब देखो, अब मेरी बातों को सुनना, शब्दों को समझो कि स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग ना हो तो जो फ्रिक्शन का काम होगा वो कैसा होगा सर? फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नेचर का होगा, उसका काम होगा रिलेटिव मोशन
का अपोज करना, तो रिलेटिव मोशन के चांसेस थे ना दो दिशा में होने के, यहां भी और यहां भी, चूंकि ये जीरो है तो सिर्फ इस दिशा में हो सकता है रिलेटिव मोशन, और अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो सकता है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट एक्ट करेगा ना। अरे यार, तो F बराबर यहां से कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू n। तो F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी लेस देन म्यू mg। अब मेरे से ये मत बोलना n बराबर mg कैसे है, तो म्यू बराबर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी ना। क्लियर है क्या था, ये एकदम आसान सी बात थी, तुम समझे कि नहीं, सभी लोग हाँ ना बोलो। अब यहां देखो क्या हो रहा है, सर यहाँ पे गोला बनाओ, ये बनाया गोला, ये रहा गोले का सेंटर, और ये रहा एम मास का डब्बा, ये एम मास का डब्बा रखा है। क्या यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है, अरे हाँ सर यहाँ तो अल्फा प्रेजेंट है। अल्फा प्रेजेंट होने के कारण एटी इधर और ए सेंट्रीपिटल इधर। अरे बच्चों हाँ ना बोलो, और आपसे क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द टाइम व्हेन स्लिपिंग बिगिंस, वो समय बताओ जब स्लिपिंग हो जाए। तो अपन पहले एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि मान लो ओमेगा फाइनल वो एंगुलर वेलोसिटी जिसपे कि एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t व्हेन स्लिपिंग बिगिन, स्लिप स्टार्ट है ना। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया, अल्फा टी के बराबर आ गया सर, पहली इक्वेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, अब क्या करूं मैं आगे, अब अगर तुम अपनी बुद्धि लगाओ, तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर नीचे बैठ जाओ। सर हम नीचे बैठ गए ना तो हमको दो जगह चलना पड़ रहा है, एक तो टेंजेंशियली भी चलना पड़ रहा है और सेंट्रिपिटली भी चलना पड़ रहा है अंदर की तरफ। सर्कुलर पाथ पे भी जाने का मन है थोड़ा थोड़ा, और टेंजेंशियली भी भागने का मन है, क्योंकि एसी भी प्रेजेंट है और एटी भी प्रेजेंट है। तो वो जो बेचारा फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, उसका काम इन दोनों को अपोज में लगना है। वो फ्रिक्शन जो है ना, वो इन दोनों को रोकने का काम करेगा, वो इनको बाहर नहीं जाने देगा। बोलो यार हाँ या ना, ना एसी पे जान देगा ना एटी पे जान देगा। तो क्या इस बार फ्रिक्शन एसी को भी रोक रहा है और एटी को भी रोक रहा है, तो रिजल्टेंट क्या लिखूंगा मैं, सर आप लिखोगे एफ नेट बराबर एम ए टोटल। बोलो, अब एफ नेट क्या होगा सर, फ्रिक्शन इधर की तरफ, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू ए टोटल लिख दिया है मैंने। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा सर, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और अल्फा आर का होल स्क्वायर। क्या ये लिखना आया कि नहीं, फ्रिक्शन बराबर एम टोटल, बस ये बता दो मुझे पहले, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिखाना अभी। सभी को देखो, मैं फिर कहता हूं तुम्हें एक बार और, जो कुछ भी नेट एक्सिलरेशन होता बेटा वो इधर ही होता ना, ए टोटल। अब फ्रिक्शन की मजबूरी है ना इन दोनों नेट फोर्स के अपोजिट लगना, जिस कारण मोशन रुक पाए। अरे बुद्धि लगा अपनी, फ्रिक्शन की मजबूरी है ना इन दोनों एक्सेलरेशन से पैदा होने वाले फोर्स को मैनेज करना। पहले क्या हो रहा था, पहले सर अगर हम देखें ना तो इधर की तरफ सेंट्रिपिटल लग रहा था, तो उसको मैनेज कर रहा था फ्रिक्शन। अरे यार, तो अब भी तो यही कर रहा है, अब इन दोनों को मैनेज कर रहा है। अगर इन दोनों को मैनेज कर रहा है तो एम ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 1/2 लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन हो जाएगा। दिस फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। सी द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एम ओमेगा फाइनल होगा ना, ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर म्यू
नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे बताओ, n बराबर mg। इसको सॉल्व कर दूं मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेके तो क्या आ जाएगा, हमसे टाइम पूछा है ना, म्यू mg, m से m तो कट गया, तो इसको लिख दो सर आप म्यू जी का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे यार तुम लोग जवाब दो यार। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं कर देता हूँ सॉल्व, आप लोग बैठो बेटा, कहाँ थक रहे हो। ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर जी। सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं ना ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर से। यहाँ से क्या हमारी टी की वैल्यू आ गई है, टी बराबर म्यू जी माइनस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर होल अपॉन में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। काफी गंदा आंसर आया, लेकिन सर आंसर की कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू इज ऑफ अबाउट द कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन कभी भी कहीं भी लग सकता है, सिर्फ उसका मकसद ही होता है कि इन दोनों सरफेस के बीच में जब तक रोक सके तब तक रिलेटिव मोशन को रोक पाए। बस ये सुनना है मुझे तुमसे। अरे यार हाँ ना बोलो, इसमें कुछ रटने की बात नहीं, कोई सॉल्यूशन याद नहीं रखना, कोई आंसर याद नहीं रखना। 100 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, 100 का आंसर ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी के बराबर आएगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि फ्रिक्शन कैसा लग रहा है। हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि फ्रिक्शन कैसा लग रहा है। फ्रिक्शन का कोई अपना ईमान धर्म नहीं है, वो हमेशा दोनों सरफेस को चिपकाने का काम करता है। वो दो प्रेमियों में प्रेम बनाने में सार्थक होता है। उसका काम है सिर्फ दो प्रेमियों के बीच प्रेम बना रहे, डब्बे और डब्बे के बीच, डब्बे डब्बे एक दूसरे से अलग ना हो। अरे यार बोलो ना यार, तुम लोग जैसा कहो। समझे क्या इतना अच्छे से? क्लियर है इतनी कहानी हर किसी को? जरा इतना कॉपी में लिखो ना। बेटा वो स्लाइड में गलती हो गई थी, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा स्क्वायर आ रहा है ना, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई टी, ओमेगा स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू ठीक है, और चाहे तो हम अल्फा की टर्म में भी निकाल सकते हैं। अल्फा की टर्म में थोड़ा ज्यादा आसान होगा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, भी परेशान मत करो थोड़ा सा। अल्फा की टर्म में निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर अल्फा टी ना, तो यहाँ ओमेगा रख देते हैं। म्यू जी का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4। हाँ ये एक्सप्रेशन अच्छा है। अल्फा की पावर 4 आर की पावर 1/4।
खैर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बातें समझ में आई कि फ्रिक्शन कोई भी दे सकता है, चाहे वो सेंट्रीपिटल हो चाहे टेंजेंशियल हो। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इन दोनों को बैलेंस करने में आता है अगर मोशन नहीं होगा अब बिटवीन द टू सरफेस तो। और फ्रिक्शन का काम है दोनों को चिपका कर एक साथ चलाना, दोनों प्रेमियों में कभी भी कोई मतभेद ना आए। आगे अनदर गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है। अ स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l, a string of mass m, 2 मिनट में, a string of mass m, a string of mass m and length l, ऐसी रोटेट करती है। Find the tension in the string. Find the tension in the string at distance x. यहां से x डिस्टेंस भी दे दिया है। इस x डिस्टेंस पे टेंशन बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो थोड़ा। बस मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या टेंशन वेरिएबल होगा? ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलेंगे तो टेंशन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा रस्सी में? बताओ, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? बुद्धि लगाना अपनी और बोलना। सर आपने ही पढ़ाया था मास वाली रस्सी में टेंशन वेरिएबल होता है, एनएलएम में पढ़े हो तुम। चलो, कोई एक्स डिस्टेंस पे देखें तो कोई एक्स डिस्टेंस पे क्या हो रहा है? कोई एक्स डिस्टेंस पे हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। क्या ले लिया? छोटा सा एलिमेंट dx। इसका मास कितना है? dm। तो dm बराबर क्या होता है? dm बराबर होता है मास अपॉन में लेंथ इनटू जो डिस्टेंस है dx। ये सब पता है तुम्हें, ये मैं पढ़ा चुका हूँ dm क्या होता है। अपन तो इस dm का एनालिसिस करते हैं। निधि थीटा कहां से लाई तुम? मैं कहता हूँ ओमेगा से घूम रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा से। इस पॉइंट पे फाइनल टेंशन इधर, इनिशियल टेंशन इधर, ये डीएम मास का एलिमेंट है। बोलो ऐसा कुछ टेंशन लग रहे होंगे क्या दोनों एंड पे? सब लोग इधर आ जाओ प्लीज स्क्रीन पे और जवाब दो। क्या ऐसे टेंशन लग रहे होंगे? T1 T2 बोल लो या टी इनिशियल टी फाइनल बोल लो, इस छोटे से m मास के एलिमेंट पे। अरे याद करो वो क्वेश्चन जो हमने किया था, जब भी हम कहीं से बीच से छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो इधर भी एक टेंशन आता है और इधर भी आता है ना। अरे यार तुम सब भूल के बैठे हो क्या? बोलो यार। और इधर क्या आ रहा है? सर अगर हम ध्यान से देखें तो इधर आ रहा है टी आई, और सर बाहर की तरफ आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम 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 ओमेगा स्क्वायर एक्स का, सर आर नहीं आएगा यहाँ पे। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
आर थोड़ी आएगा, आर क्यों आएगा, पागल लड़की है। यहां से यहां तक के डब्बे की दूरी कितनी है, एक्स है, तो आर क्यों लिखेगी। इतना समझ गए सर, हम उनको यहां तक समझना है। अब मेरा एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है मेरा, टी इनिशियल बड़ा होगा या टी फाइनल। टी इनिशियल बड़ा होगा या टी फाइनल। निधि जवाब देना, बाकी लोग भी जवाब दो। टी इनिशियल बड़ा होगा या टी फाइनल। सर ऑब्वियस सी बात है कि, अच्छा मैं प्रूफ करता हूं, देखो इधर देखो, ये डीएम मास का जो डब्बा है ये यहां से हिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो एकदम फिक्स है सर। अगर हम 2 दिन बाद भी रस्सी को घुमाते घुमाते देखेंगे तो डीएम मास का डब्बा यहीं दिखेगा। तो टी इनिशियल इधर लग रहा है, टी फाइनल इधर लग रहा है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर लग, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर लग रहा है। तो टी इनिशियल ने इनको बैलेंस किया हुआ है ना यार, टी इनिशियल 2 से मिलकर बन रहा है ना यार। तो इसका मतलब सर टी इनिशियल जो होगा वो बड़ा होगा टी फाइनल से। अरे हाँ ना बोलो यार। अगर हाँ ना बोलो तो सर जैसे जैसे हम रॉड के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम स्ट्रिंग के फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन अ स्ट्रिंग, टेंशन घट रहा है ऐसा बोल देंगे। टेंशन डिक्रीजेस ऐसा बोल देंगे, बोलो यार। बोल सकते हैं क्या ऐसा, ए से बी तक जाने में, एंड एट बी पॉइंट इट इज जीरो, क्योंकि इसके आगे तो कोई मास है ही नहीं। तो एट बी टेंशन इज जीरो। हाँ या ना बोलो सभी लोग, इतना समझे क्या, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 मिनट का बचा है सब। दिस मेरे को ये सिखाना था आपको कि वेरिएबल सिस्टम क्या है और कैसे वर्क कर रहा है। तो अब इसमें लिख दो ना यार, क्या लिखोगे सर, एफ नेट बराबर 0, टी आई बराबर टी एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, टी आई माइनस टी एफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं, यहाँ पे डीएम मास आएगा, मास तो डीएम होगा ना, सॉरी। तो डीएम मास की वैल्यू पुट करी तो कितना आया, कैपिटल एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे बच्चों डीएम समझ में आया ना सभी को। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल को माइनस डी टी लिखेंगे, हमने पढ़ा है dt क्या होता है। सर dt चेंज होता है जिसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, बोलो। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल है तो नेगेटिव, अब इसको इंटीग्रेट ही करना रहेगा सर, क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल चीज को सॉल्व करने के लिए आपने सिखाया इंटीग्रेट करते हैं। तो माइनस डी टी एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन होगा तो तुम खुद सोचो, इस पॉइंट पे x दूरी पे टेंशन कितना, tx, x बराबर x पॉइंट पे टेंशन कितना tx, और अगर मैं कहूं मैक्सिमम लेंथ l पे टेंशन कितना, 0। इसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस टी एक्स इक्वल टू एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स तो है, एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2, फ्रॉम एक्स टू एल। क्लियर है क्या ये बात। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सबको सारी बातें क्लियर हो गई क्या। हाँ या ना बोलो, लिखो इतना। ओके
तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अभी मैंने तुमको बता दिया फ्रिक्शन कहाँ कहाँ कैसे काम करता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब हम थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन, फिर आएंगे अभी फ्रिक्शन पे, थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में भी जानते हैं। देख, मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स का लास्ट क्लास में डायग्राम दिखाया था, बस मुझे सॉल्व करके बताना था, तुम्हें टाइम हो गया था। तो सर ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, एम मास की, और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है फिलहाल के लिए, हमें मान रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। अब बैंकिंग जो होती है ना, इन दिस वन साइड ऑफ द रोड, one side is slightly above the another side, to provide necessary centripetal force. Yeah, provide necessary, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी भी गलत लिख दिया, सेंट्रिपिटल फोर्स। चलिए समझे क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, हम देखते हैं। सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एम जी नीचे, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन सर ये ऐसी गोल घूम रही है सेंटर से, ये सेंटर है मान लीजिए, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्सपीरियंस कर रही होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रिपिटल फोर्स बाहर की तरफ एक्सपीरियंस कर रही होगी। समझे कि नहीं? होता क्या ये डायग्राम क्लियर है? तो मैं आगे चलूं, नहीं तो यहीं थम जाऊं। क्लियर है तो यहाँ पे एक बार और बना लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। अब सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा, तो ये होता था थीटा, ये 90 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी अगेन थीटा, this will be 90 minus theta and this will be again theta, और ये थीटा और ये थीटा, बोलो ना यार। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n cos थीटा और n sin थीटा। अरे यार मैंने कल ही तो डायग्राम बताया था, गोल सर्कल बन रहा होगा ऐसा। अरे यार तुम लोग एकदम ही पागल हो, इधर देखो, ऐसा कल ही तो डायग्राम बताया था कि गाड़ी ऐसी जा रही है, बस इसका रोड हमने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा दिया है, तो ये वाला ट्रैक हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, गाड़ी यहाँ जा रही है। हाँ यार ऐसी बातें मत करो, ये सब डायग्राम भी तो दिखाया था मैंने। क्या ये सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर आ रहा है तो एट दिस पॉइंट तुम क्या लिख सकते हो, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो विथ बैंकिंग ऑफ रोड जो टर्निंग मिलेगी वो मिलेगी टेन थीटा इंटू आर जी, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा।
V is equals to under root RG tan theta. This is the turning provided by bank. Turning provided by safe turning speed provided by बैंक. कौन सी बैंक है ये? SBI या ICICI? बोलो यार, समझे इतना हर कोई? अच्छा, कभी कभी ना tan थीटा की जगह ये डिस्टेंस देते हैं विड्थ ऑफ द रोड एंड हाइट h. तो आप tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय RG को इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो. विड्थ अपॉन हाइट इक्वल टू v स्क्वायर बाय RG. ठीक है, ये नोट करके लास्ट में लिखना. चलिए लिखिए जरा सभी लोग फटाफट. ये करेक्ट कर लेना आप लोग सभी लोग. h/w tan थीटा ये बन जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, और ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर. तो v स्क्वायर इक्वल टू, देखना ध्यान से, म्यू की जगह पे लिखा tan अल्फा, tan थीटा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा. tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. इसको क्या लिख सकते हैं हम? tan a प्लस b. याद करो tan a प्लस b की आइडेंटिटी सभी लोग, और RG चल ही रहा है साथ में. तो मैक्सिमम वैल्यू comes out to be under root RG tan theta plus alpha. क्या किया हमने? हमने ये देखा कि यदि एक बॉडी, इफ व्हीकल इज मूविंग फास्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो हमें ऑन अ बैंकिंग रोड, और उस कारण भी हमें सेफ स्पीड नहीं मिल पा रही है, तो हमने फ्रिक्शन का यूज किया. फ्रिक्शन का यूज किया तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग अपवर्ड. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया, मतलब दो इक्वेशंस आ गई. उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा और उसके बाद मैथ्स लगा दिया. जल्दी से लिखना स्टार्ट करो सभी लोग. 1-2 मिनट इधर आइए. केस 2, दो मिनट रुक जाओ अभी, एक साथ सबका स्क्रीनशॉट ले लेना. केस 2, इफ अ बॉडी मूव slowly than the safe speed. अब मान लीजिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और आपने कहा था RG tan थीटा 50 आया है भैया, 50 से चलना है यहाँ पर. अगर मान लो 35 से ही चला तो देयर इज अ चांस ना कि उसका mg ज्यादा हो जाए और वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए. तो वो ऐसा ना हो, इसके लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, mv स्क्वायर बाय r ऐसा लग रहा है, और फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड. देखो समझने वाली बात कर लो प्लीज. ये सब लिखने में तुम्हें बहुत समय मिल जाएगा. लिखना क्या, किताबों में भी डेरिवेशन दिए हुए हैं, बट वो समझोगे कैसे? यहां समझो मेरी बात. क्लियर हुई क्या बात? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर, mv स्क्वायर बाय r इधर, और फ्रिक्शन इधर.
अगर ये क्लियर हुआ, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बी थीटा. n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg. तो n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इक्वल टू mg. और दूसरी इक्वेशन आएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दूसरी आएगी mv स्क्वायर बाय r माइनस n cos n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे डिवाइड करके, सो द मिनिमम वैल्यू जिससे कि तुम्हें इस पे जाना चाहिए, दैट विल कम्स आउट टू बी rg tan थीटा माइनस अल्फा. कितना आएगा? rg tan थीटा माइनस अल्फा. यहाँ पे फ्रिक्शन है सरफेस पे, तो म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा लिया है. वही सेम डेरिवेशन है, तुम घर पे सॉल्व कर सकते हो. क्लियर हुई बात? तो यहां से हमारे पास में रेंज आ गई ना, v की मिनिमम वैल्यू हो सकती है rg tan थीटा माइनस अल्फा और rg tan थीटा प्लस अल्फा. दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द मिनिमम. इसके बीच में भी अगर चलते हैं तो भी सेफ ही रहेगा. क्लियर हुई क्या बात हर किसी को? सारा स्क्रीनशॉट ले लेना. बात समझ में है कि नहीं? मुझे कुछ और भी बात करनी है तुम लोगों से. अगर यहां तक आ गई हो तो बोलो. हर कोई, जो जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, सभी जवाब दो एक स्वर में. कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं किया है. ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट लेना. पहले सुनो, यहाँ पे आके आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं. आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए. कल की क्लास में मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. गुड नाइट टू एवरीवन.